पढ़ना दरअसल भारत के उस हिस्से को समझना जैसा है जैसे कि जिसे हम अक्सर देख नहीं पाते हैं। तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए समय सीमा का ध्यान रखते हुए मैं सबसे पहले अपने पहले छात्र वक्ता को विश्वेंद्र यादव जी को आमंत्रित करूंगा। विश्वेंद्र यादव जी एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं जो इस बार जेआरएफ क्वालिफाई किए हैं और जो उनकी एकेडमिक गंभीरता, उनके शोध के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वे इससे पूर्व कई शोध पत्र सफलतापूर्ण वाचन कर चुके हैं। आज वो बात करेंगे रेणु जी की आंचलिक शब्दावली की विशेषता पर। तो आप का स्वागत है विश्वेंद्र यादव जी। आपका मंच है, आप अपने विषय को रखें। धन्यवाद निशांत। आदरणीय सर को मेरा नमस्कार। सुमित भाई को धन्यवाद जो मुझे ये अवसर दिया बोलने का। पूरे अरिकंचन संस्था को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो मुझे इस वक्तव्य के लिए आमंत्रित किया। सभी साथियों को, मैं सभी से तो परिचित नहीं हूँ यहाँ, बाकी आदरणीय सर और साथी सुमित और हमारी एक साथी गीतिका पटेल जी जुड़े हैं। मैं इन 3 लोगों से परिचित हूँ, बाकी अन्य लोगों से परिचित नहीं हूँ। तो सभी का धन्यवाद देता हूँ जुड़ने के लिए। रेणु एक ऐसे कथाकार हैं जो अपने साहित्य के जरिए से केवल बाहरी पात्रों को नहीं बल्कि एक आत्मीय पात्र को रखते हैं। मतलब उन्हें अपनी रचनाओं में वो स्वयं एक पात्र बन के उभरते हैं। जब कोई भी लेखक, कोई भी रचनाकार, कोई भी कथाकार अपनी रचनाओं में स्वयं पात्र बन जाता है तो वहाँ की अपने आप को दर्शाने के लिए जिस प्रकार से वो बोलता है, समझता है। आचार्य शुक्ल ने उसने कहा था कहानी के लिए एक वक्तव्य दिया है कि इस कहानी में प्रेम का स्वर्गीय रूप झांक रहा है। तो रेणु के संबंध में ये बात कही जा सकती है कि उनके कथा साहित्य में आंचलिकता का या कहें देशजता का स्वर्गीय रूप झांक रहा है। उनकी भाषा को लक्ष्य करके डॉक्टर धनंजय एक आलोचक हैं, उन्होंने कहा कि इनकी भाषा में एक अकृत्रिमता है, फिर भी वह असाहित्यिक नहीं है। यानी कि भाषा देशज होते हुए भी असाहित्यिक नहीं होती है। दरअसल होता क्या है, कभी कभार साहित्यकार भाषा को साहित्यिक बनाने के लिए उसमें ज़्यादा तत्समता ला देते हैं, लेकिन रेणु जी की विशेषता ये है कि वो तद्भव शब्दों से ही भाषा को साहित्यिक बना देते हैं। इस प्रकार वो अपने साहित्य में कुछ बिंदुओं के माध्यम से उनके साहित्य को मैं बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से उन्होंने आंचलिकता को और उस शब्दावली को अपने साहित्य में प्रस्तुत किया है। जैसे स्थानीयता का एक जीवंत चित्रण रेणु की कथा साहित्य में मिलता है, ग्रामीण जीवन को लेकर, विशेषकर उसकी बोली बानी को लेकर। और उन्होंने ऐसा नहीं है कि केवल देशज भाषा का प्रयोग किया, उन्होंने कई ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जैसे पंच लाइट को वो पेट्रोल को एकदम वो शब्द याद नहीं आ रहा है अचानक, लेकिन उसको थोड़ा अंग्रेजियत भाव के शब्द से वो रखते हैं उसमें। क्षेत्रीयता को वो अपने कथा साहित्य में बहुत काफ़ी अच्छे प्रकार से संदर्भित करते हैं। आंचलिक शब्दों को लेके उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रयोग किया और समझ में ये आता है कि संदर्भ के साथ प्रयोग करते हैं। जैसे पेड़ गिरने की आवाज़ है तो उसमें धड़ धड़ खड़ खड़ इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करके वो अपनी भाषा को एक गति देते हैं। आंचलिक शब्दों को लेकर बबुआ, बहुरिया, गांव को गांव नहीं लिखते, वो गांव लिखते हैं, कैसा को कैसन लिखते हैं। तो इस प्रकार के शब्दों को वो अपने साहित्य में लेकर आंचलिकता को और सुंदर तरीके से प्रस्तुत करते हैं। अन्य चीज़ों को लेके देखें, जैसे उनकी उदाहरण को लेके देख लें तो कहते हैं कि का हो बबुआ इतना देर काहे भइल, मतलब क्या हुआ बेटा, इतनी देर क्यों हो गई। तो इस प्रकार को सीधे ना लिख के वो किसी ग्रामीण पात्र के माध्यम से उस भाषा को
प्रयोग में लाते हैं जो वहाँ की स्थानीय भाषा है। आप सबसे सुंदर उदाहरण आंचलिकता का मेला आंचल और परती पर कथा इन दो उपन्यासों में देख सकते हैं। उनकी एक कहानी लाल पान की बेगम जेआरएफ की तैयारी के दौरान पढ़ी, तो उसमें जो दिखता है कि इतने टोले हैं और किस टोले से क्या आ रहा है, बैगन है, धान की झुकी हुई बालियाँ किस प्रकार से ऐसा दिखा रहे हैं कि एक नई नवेली दुल्हन की तरह। तो इस तरह की आंचलिकता मुझे नहीं लगता कि रेणु के सिवा कहीं देखने को मिल सकती है। इस तरह की आंचलिक शब्दावली का प्रयोग धान की बालियों के माध्यम से वो बिंब प्रस्तुत करना कि नई नवेली दुल्हन इस तरीके से बैठी हुई तो ऐसी लग सकती है। ये बिंब मुझे नहीं लगता कि प्रेमचंद के साहित्य में भी मिल सकता है। और आंचलिकता के अलावा रेणु की शब्दावली की विशेषता ये है कि उनकी कथा को गति देने में वो पात्र अनुकूल भाषा जब प्रयोग करते हैं। जैसे एक जगह संदर्भ आता है, एक बूढ़े बाबा की बात चल रही होती, बूढ़े बाबा कहते हैं आज धमाधम बारिश होगी। और धमाधम शब्द का जो प्रयोग है, तो धमाधम जिस तरीके से दिखा रहे हैं कि ऐसा नहीं कह रहे कि बहुत तेज बारिश होगी, मूसलाधार बारिश होगी। आप प्रेमचंद के साथ में, अगर मुझे लगता है प्रेमचंद धमाधम को मूसलाधार अवश्य लिखते, लेकिन रेणु ने उसको धमाधम लिखा है। तो ये प्रेमचंद हो, मतलब प्रेमचंद के कथा साहित्य में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, वो भी ग्रामीण भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके की भाषा रेणु की आंचलिक शब्दावली की विशेषता को प्रकट करती है। बाकी मैं काफ़ी दिनों से व्यस्त था, तो रेणु के लिए मैंने बहुत कम समय और अरिकंचन के लिए दे पाया, क्योंकि दिल्ली जाना था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में वाइवा लगा था। जब भी अगला कार्यक्रम होगा, सुमित भाई से मैं फिर से निवेदन करता हूँ और अच्छी तैयारी के साथ मैं ज़रूर आऊँगा। इसके लिए जो भी बन सकता था, जितने आज मुझे समय मिला, मैंने भरपूर कोशिश की कि किया जाए। इसके लिए पहला कार्यक्रम मेरे लिए था ये। बाकी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी गलतियाँ हुई हैं उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद विश्वेश्वर जी का, सच में जिन्होंने अपने विचारों से हमें विषय की गहराई से परिचित करवाया, उन्हें दिखाया, बताया कि कैसे उनके शब्दावली और उनके दृश्यों के लिखने के शैली से दृश्यों के माध्यम कैसे हम देख पाते थे अलग। तो अब मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम के आगे बढ़ाने के क्रम में मैं अब अगली ऐसी प्रतिभाशाली छात्रा को आमंत्रण करूंगा जिनके अध्ययनशीलता और विषय के प्रति संवेदनशील दृष्टि उन्हें विशिष्ट बनाती है। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा चिंकी कुमारी जी को, जो वर्तमान में बनारस हिंदी विश्वविद्यालय में स्नातक द्वितीय सेमेस्टर की छात्रा हैं। अपनी गंभीर अध्ययन प्रवृत्ति और साहित्य के प्रति गहरी रुचि के कारण वे निरंतर अपने विचारों को एक सार्थक दिशा देती रही हैं। वे आज उनका जो रेणु के साहित्य में लोक जीवन विषय है, उस पे वो बात करेंगी। तो स्वागत है चिंकी कुमारी का। आपका ये मंच स्वागत करता है, अरिकंचन मंच आपका स्वागत करता है। आप अपने वक्तव्य को रखें। धन्यवाद निशांत जी, और इस अरिकंचन साहित्य जो भी बना उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो मुझे अवसर दिए बोलने का। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक जिन्होंने ग्रामीण भारत के लोक जीवन को अपनी रचनाओं के माध्यम से जीवंत कर दिया। आधुनिक हिंदी के ग्रामीण कथाकार बिहार के पूर्णिया जिले के धरोहर फणीश्वर नाथ रेणु, जिनके पुण्यतिथि के अवसर पर हम सभी इस वेबिनार के माध्यम से जुड़ सके हैं और उनसे संबंधित बातें करने का अवसर प्राप्त कर आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। नमस्कार, मैं चिंकी कुमारी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के परास्नातक की छात्रा। इस वेबिनार में उपस्थित आज के मुख्य वक्ता अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आदरणीय कमलानंद झा सर, और इस कार्यक्रम के संयोजक सुमित भैया और संचालनकर्ता निशांत जी, आप और सभी साहित्य प्रेमियों का हृदयपूर्वक स्वागत करती हूँ। आज रेणु के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में उनसे संबंधित मेरा मुख्य विषय रहा है फणीश्वर नाथ रेणु के साहित्य में लोक जीवन। रेणु जी हिंदी साहित्य में आंशिक उपन्यास के जनक और प्रसिद्ध कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित हैं।
उन्होंने न केवल कहानी की विधा को नवीन दृष्टिकोण दिया, बल्कि ग्रामीण भारत के उस जीवंत लोक जीवन को साहित्य में स्थान दिया जो प्रायः उपेक्षित रहा करता था। लोक जीवन रेणु के साहित्य का मूल आधार है। मैला आंचल जैसे कालजयी उपन्यास का सबसे अच्छा उदाहरण हम मान सकते हैं। इस कृति में उन्होंने बिहार के एक ग्रामीण अंचल की माटी, लोक भाषा, पर्व त्योहार, जाति संघर्ष, राजनीति व्यवस्थाएं और मानवीय संवेदनाओं को इतने जीवंत रूप से चित्रित किया है, मानो जैसे हम उस मेरीगंज गांव में विचरण कर रहे हों। रेणु का कथा साहित्य महज मनोरंजन अथवा अभिजात्य के बौद्धिक विमर्शों का साधन नहीं था, बल्कि समाज की जटिलताओं, विषमताओं और चेतनाओं को उकेरने का सशक्त माध्यम रहा है। चूंकि रेणु बचपन से ही गांव में रहे हैं और साहित्य में इतनी ख्याति प्राप्त करने पर उन्होंने अपने गांव के जीवन को न छोड़ उसके विकास के लिए कार्य करते रहे। अपनी सभी विधाओं में उन्होंने ग्राम्य जीवन को पूर्ण रूप से चित्रण किया है। रेणु के कहानियों में अगर लोक जीवन को देखा जाए तो वो एक केवल शहरी शिक्षित वर्ग और सीमित नहीं रखा, बल्कि कथा को खेत खलिहान, बस्तियां और गांव की गलियों तक पहुंचाया, जिससे वो जन समुदाय के सच्चे व्यक्ति बन सकी। उनकी कहानियों में नाटकीयता की उपेक्षा यथार्थ की बारीकी अधिक दिखती है। तीसरी कसम जैसी कहानी में बैलगाड़ी चलाने वाला हीरामन और नौटंकी कलाकार हीराबाई के माध्यम से रेणु ने लोक मन की सहजता, निश्चल प्रेम और नैतिकता का चित्रण किया है। वहीं दूसरी कहानी लाल पान की बेगम को देखें तो उन्होंने सामूहिक उत्सव और संघर्ष को चित्रित किया है। रेणु के पात्र केवल पीड़ित नहीं हैं, वे गरीबी और अभावों के बावजूद मेलों, गीतों और त्योहारों में भी आनंद ढूंढ लेते हैं। उनकी कहानियों में स्थानीय, मैथिली और भोजपुरी मिश्रित हिंदी का प्रयोग मिलता है, जो आंचलिकता को जीवंत बनाता है। लोकगीत का भी प्रयोग उन्होंने काफी कहानियों में किया है। और रेणु के उपन्यास, उसमें भी उन्होंने लोक जीवन को काफ़ी अच्छे से चित्रित किया है, जैसे मैला आंचल, पड़ती परिकथा। इसमें गांव के पूरे समाज की अच्छाइयाँ और बुराइयों के साथ जीवंत उठता है। उपन्यास में लोकगीतों जैसे पदावली, लोक कथाओं, स्थानीय त्योहारों का भरपूर प्रयोग किया है। गांव के भीतर किस प्रकार जाति के आधार पर बटे टोले, जैसे ब्राह्मण टोला, राजपूत, कुम्हार टोली और उनके आपसी वैमनस्य व सत्ता संघर्ष का सूक्ष्म चित्रण मिलता है। कालीचरण जैसे पात्रों के माध्यम से उभरती राजनीतिक चेतना और शोषित वर्ग के संघर्ष को भी दिखाया है। ग्रामीण जीवन में व्याप्त अज्ञानता, जादू टोने पर विश्वास और आधुनिक चिकित्सा या शिक्षा के प्रति शुरुआती हिचकिचाहट को भी रेणु ने अच्छे से दिखाया। आज़ादी के पश्चात राजनीति कैसे गांव के लोक जीवन में प्रवेश करती है और सत्ता का संघर्ष कैसे जातिवाद के साथ मिल जाता है, इसका यथार्थ चित्रण है। प्रकृति के साथ जुड़ाव भी दिखाया है, जैसे कोशी की नदी की विभीषिका, खेतों की हरियाली, धूल, कीचड़, प्राकृतिक उत्सवों का वर्णन लोक जीवन को मिट्टी से जोड़ता है। इस उपन्यास में उन्होंने स्थानीय मैथिली आंचलिक बोली का अद्भुत प्रयोग किया है, जैसे मिलिट्री का मलेट्री, स्टेशन का टीसन, स्वराज का सुराज। हो जाना लोक भाषा की अपनी मौलिकता है। उपन्यास में कई प्रेम कथाएं भी चली हैं, जैसे डॉक्टर प्रशांत और कमली, कालीचरण और मंगला लोक जीवन के कोमल और रागात्मक पक्ष को प्रस्तुत करती हैं। मैला आंचल की कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, जैसे इसमें फूल भी हैं, शूल भी हैं, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी है, कुरूपता भी है, मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। उनकी रचनाओं के संवादों में जो देसीपन है, वही उनके लोक जीवन को प्रमाणित बनाता है। लोक जीवन की साधना ही उन्हें समकालीन लेखकों से भिन्न करती है। यह ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि वे ग्रामीण जीवन से जुड़े हुए थे। रेणु का लोक जीवन अशिक्षित लोगों का जीवन है। रेणु ग्रामीण जीवन की मानसिक संरचना को खूब अच्छी तरह से जानते थे। यह सही है कि रेणु एक सामाजिक एवं राजनीतिक सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं। वे राजनीतिक जीवन में संन्यास लेकर साहित्यिक जीवन का वर्णन करते हैं, लेकिन इसका फायदा यह हुआ कि उनकी कहानियों, उपन्यासों, संस्मरणों के माध्यम से उनके सामाजिक एवं राजनीतिक अनुभवों की विविधता और वैचारिक मानवीय दृष्टि पाठकों को मिली। रेणु लोक जीवन के अद्वितीय कथाकार हैं। आज के दौर में जब हम गांव में सिमट रहे हैं और बाजारीकरण बढ़ रहा है, ऐसे में रेणु का साहित्य हमें अपनी जड़ों की याद दिलाता है। वे हमें सिखाते हैं कि विकास के दौर में हमें अपनी लोक संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। और यहीं मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद चिंकी जी। आपके विचारों ने रेणु साहित्य के लोक जीवन के संवेदनाओं को बहुत सुंदर ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। अब इस कार्यक्रम को आगे